Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. This is the continuation lecture for 8th standard ICSE students, and the subject that we are dealing with is history. Today, we are going to continue with chapter number 9, that is the struggle for freedom from 1916 to 1947. This is me presented by Zahir sir. In the last class, we have seen about the Rowlatt Act, right? तो रॉलेट एक्ट क्या था? एक तरीके से जबरदस्ती वाला एक्ट था, जहां पर क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, जो ब्रिटिश सरकार है, ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ये बहुत ही ज्यादा कहेंगे अलर्ट हो चुकी थी। किसको लेकर? तो कहेंगे जो हमारे अंदर जो नेशनलिस्टिक फीलिंग्स थी, जो नेशनल फीलिंग्स थी हमारे अंदर, जो ग्रो हो रही थी, उसको लेकर, और इसको स्टॉप करने के लिए, इसको कर्ब करने के लिए ये लोगों ने पास किया रॉलेट एक्ट। अब ये रॉलेट एक्ट क्या है? तो कहेंगे इसको एक ब्लैक बिल कहा गया है। ओके, इसको क्या कहा गया है? एक ब्लैक बिल कहा गया है। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड एज अ ब्लैक बिल। क्यों ब्लैक बिल है ये? क्योंकि इसके अंदर ब्रिटिश सरकार, अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती तो किसी को भी अरेस्ट कर लेती, सिर्फ शक के बनाम पर। शक मतलब क्या? अगर उसको डाउट होता कि भाई ये कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, तो एक कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल जो है, ठीक है, इसको वो अरेस्ट कर सकती थी। अरेस्ट को हम कह सकते हैं इम्प्रिजन कर सकती थी। ठीक है, राइट। तो ये इम्प्रिजन कर सकती थी। अब इम्प्रिजन तो कर लिया, लेकिन उसको कोई राइट्स नहीं थे, ताकि मतलब जैसे कि वो कोर्ट में जाकर अपना केस लड़े, अपनी बेगुनाही का सबूत दे पाए। तो ना ही कोई कहेंगे कोर्ट कर सकते थे, कोर्ट कचहरी में जा सकते थे, ना ही कोई अपने बिहाफ पर वकील या लॉयर को वो कहेंगे कि हायर कर सकते थे, ताकि वो लॉयर कोर्ट में जाकर उनके बिहाफ पे केस लड़े। तो ये कैसा था? एक काला कानून था। इट वॉज नोन एज द ब्लैक बिल, राइट। और इसके लिए क्या किया? सभी लोगों ने, सारे जो इंडियंस थे, गांधी जो थे, ठीक है, इन्होंने कहेंगे सत्याग्रह करना शुरू किया, हंगर स्ट्राइक करना शुरू किया, और राइट, और ये सारी चीजें होना शुरू होता है। अब होता क्या है कि रॉलेट एक्ट के दौरान जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे थे, जो कहेंगे प्रोटेस्ट हो रहे थे, या जो डेमोन्स्ट्रेशंस और एल्स वी कैन से जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो इसमें दो लीडर्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो कांग्रेस के सबसे मेन लीडर्स थे, जैसे कि डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, राइट। ये दो ऐसे लीडर्स थे जिनको कहेंगे रॉलेट एक्ट के अंडर ही, मतलब ये लोग अपोज कर रहे थे रॉलेट एक्ट को, लेकिन क्या होता है कि रॉलेट एक्ट के अंडर ही इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अब इसको देखकर क्या होता है, इनके जो फॉलोवर्स थे, जो कांग्रेस के फॉलोवर्स थे, ठीक है, राइट, ये लोग भड़क उठते हैं और ये लोग भी डेमोन्स्ट्रेशन करना शुरू करते हैं, राइट। अब बात जाती है पंजाब में। पंजाब में क्या होता है? तो पंजाब में कहेंगे डेमोन्स्ट्रेशंस हेल्ड करने की बात कर रहे थे। बोले हम लोग यहां पर प्रोटेस्ट करेंगे अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ द टू लीडर्स। हु आर द टू लीडर्स? तो कहेंगे सत्यपाल और किचलू। ये लोग को जो पंजाब में ही अरेस्ट कर दिया गया था, राइट, इनके खिलाफ, इनके अरेस्ट के खिलाफ हम लोग क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे या डेमोन्स्ट्रेशंस हेल्ड करेंगे। ठीक है, और तारीख मतलब जो डेट जो फिक्स की गई डेमोन्स्ट्रेशन की, कहेंगे वो बैसाखी का दिन था। कौन सा दिन था? बैसाखी का दिन। और आपको पता है बैसाखी का मतलब क्या होता है? इट इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल इन पंजाब, राइट। ठीक है, तो ये हार्वेस्ट फेस्टिवल के दिन पर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑन द 13th ऑफ अप्रैल, राइट, ये जलियांवाला बाग में ये प्रोटेस्टर्स, सारे डेमोन्स्ट्रेटर्स जो है, ये वहां पर मिलने की कोशिश करते हैं, मतलब मिलते हैं, एंड दे हेल्ड अ डेमोन्स्ट्रेशन। वहां पर एक मीटिंग बुलाई जाती है अगेंस्ट द ब्लैक बिल, जो ब्लैक बिल है, और अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। तो इनके खिलाफ, मतलब इनको जो अरेस्ट कर लिया गया था और ये जो काला कानून था, इनके खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन रखा गया, मीटिंग रखी गई। कहां पर रखी गई? तो कहेंगे जलियांवाला बाग में रखी गई। कहां पर? जलियांवाला बाग में। ठीक है, वहां पर ये मीटिंग रखी जाती है, और यहां पर सारे के सारे जो प्रोटेस्टर्स हैं, ठीक है, चाहे वो बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे औरतें हो, जो भी हो, एडल्ट हो, मैन फीमेल जो भी है, ठीक है, ये सारे लोग यहां पर इकट्ठा होते हैं,
और यहां पर प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं, भाषणबाजी होती है, सब कुछ होता है। अब होता क्या है कि उसके पहले एक ऐसी घटना होती है जहां पर पंजाब में कहेंगे कर्फ्यू लग जाता है और स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि किसी को इकट्ठा नहीं होना है। वो कहते हैं ना, धारा 144 लगा दी गई जाती है, मतलब यहां पर यू डोंट हैव टू गैदर। लेकिन ये सारे जो रूल्स है ये तोड़कर सारे प्रोटेस्टर्स क्या करते हैं, जलियांवाला बाग में मीटिंग सेट करते हैं। मीटिंग मतलब अगेंस्ट द अरेस्ट एंड अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, ये लोग मीटिंग करना शुरू कर देते हैं। अब उस समय पर कहेंगे जनरल डायर थे, जो वहां का कार्यभार जो भी है, मतलब जो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन है वो संभाल रहे थे। तो ये क्या करते हैं, ये एक छोटी सी आर्मी लेकर जलियांवाला बाग में एंटर कर लेते हैं, ठीक है। और वहां पर जाके जो बेचारे निहत्थे अनआर्म्ड जो प्रोटेस्टर्स थे, ठीक है, इनको कोई वार्निंग दिए बिना वो क्या करते हैं, अपने सिपाहियों को कहते हैं कि आप जाके मतलब यू स्टार्ट फायरिंग, ठीक है। और जैसे ही जनरल डायर फायर का कहेंगे कि अनाउंसमेंट करते हैं या अपने जो सिपाही है उनको फायर करने के लिए बोलते हैं, तो अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है जलियांवाला बाग में। और बहुत सारे निर्दोष लोग, ठीक है, राइट, जो निर्दोष लोग हैं इनकी हत्या की जाती है। कहा जाता है इंग्लिश मतलब जो ब्रिटेन जो गवर्नमेंट है उनके हिसाब से जो डेथ टोल था वो 300 के करीब लोग मारे गए थे। क्या किए गए थे, इस जलियांवाला बाग में 300 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 1000 लोगों से ज्यादा लोग कहेंगे कि इनको चोट पहुंची थी। देवा कहेंगे कि उनको गोली लगने से वो क्या कहते हैं इसको कि चोट लग गई थी, राइट, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का कहेंगे कि नंबर है। लेकिन जहां पर कांग्रेस ने अपने आप से जहां पर इसको स्क्रूटनाइज किया, एग्जामिन किया, तो कांग्रेस ने पाया कि मोर देन 1000 पीपल हैव डाइड इन दिस जलियांवाला बाग, ठीक है, राइट। तो अभी पढ़ते हैं क्या लिखा है उसके बारे में। तो देखो क्या लिखा है ऑन 13th of April 1919 a large crowd gathered peacefully at जलियांवाला बाग, that is in अमृतसर, ठीक है। तो अमृतसर जो आपने जो गोल्डन टेम्पल देखा है ना, ठीक है, बस वो गोल्डन टेम्पल से कुछ ही दूर, ठीक है, वहां पर एक बाग है। बाग का मतलब एक गार्डन जैसा है, ठीक है। गार्डन तो मैं नहीं कहूंगा, उस समय पे वो गार्डन नहीं था, लेकिन एक बड़ा खुला मैदान था जिसके आसपास कहेंगे बहुत सारी बिल्डिंग्स और दीवारें थी, ठीक है। और इसका एंट्रेंस है ना, वो एक पतली गली से होके जाता था, ठीक है। और वहां पे सिर्फ एक सिंगल एंट्रेंस ही था, मतलब आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, राइट। और वो रास्ता भी कहेंगे ब्रिटिश सरकार ने या ब्रिटिश की जो सेना है उन्होंने यहां पर ब्लॉक कर दिया था और यहां पर सारे सिपाही खड़े हो गए थे और ये मैदान में कोई और जगह नहीं थी भागने की। बीच में एक कुआं था, ऐसा कहा जाता है, जहां पर मैंने पिक्चरों में भी देखा है, बीच में एक कुआं था और वही कुएं में लोग अपनी जान बचाने के लिए कूदने लगे और क्या हुआ कि यहां पर भी लोग मारे गए, ठीक है। और आज भी अगर आप जाएंगे तो वहां पर जलियांवाला बाग अभी जो म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया है, वहां पर दीवारों पे जो उसकी वॉल्स है ना, वो दीवारों पे आप देख सकते हैं वहां पर गोलियों के निशान है, मतलब जहां पर गोली लगी थी, मतलब इस तरीके से फायरिंग हुई थी मशीन गन से या लेटर से, वो ट्रूप्स ने जो फायरिंग की थी कि किसी को बख्शा नहीं गया, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, महिलाएं हो या पुरुष हो, कोई भी हो, किसी को भी यहां पर बख्शा नहीं गया था। इस तरीके से वहां पर फायरिंग हुई थी, ठीक है, राइट। तो ये लोग कहां गैदर होते हैं, जलियांवाला बाग में, जो कि अमृतसर में है, वहां गैदर होते हैं। अब क्यों गैदर होते हैं, तो कहेंगे सबसे पहले तो जो रॉलेट एक्ट है, ठीक है, उसके खिलाफ प्रदर्शन करना था, राइट, उसके खिलाफ प्रदर्शन करना था, इसलिए वो लोग इकट्ठा हुए थे। और रॉलेट एक्ट के अंदर ही जो कांग्रेस के दो लीडर्स हैं, दैट इज डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, इनको जो अरेस्ट किया था, तो इनकी रिहाई के लिए, इनको बरी करने के लिए ये लोगों ने प्रोटेस्ट करने का प्लान किया था। और ये 13 अप्रैल, ये कौन सा दिन था, तो इट वाज द डे ऑफ बैसाखी,
ठीक है, बैसाखी का दिन था। अब होता क्या है, देखो क्या लिखा है द ऑन 13th of April 1919 a large crowd gathered peacefully at Jallianwala Bagh, अमृतसर, ठीक है, इन पंजाब टू प्रोटेस्ट द अरेस्ट ऑफ डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलेओ, ठीक है। अब ये अरेस्ट हुआ था, इनके खिलाफ ये लोग प्रदर्शन करने जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। लेकिन क्या लिखा है जनरल डायर द मिलिट्री कमांडर ऑफ अमृतसर सराउंडेड द बाग विथ हिज ट्रूप्स, closed the gates and gave order to shoot at the peaceful congregation। यहां पर congregation का मतलब है मीटिंग, जो पीसफुल मीटिंग हो रही थी। तो वहां पर क्या किया, जनरल डायर ने अपने जितने ही सिपाही थे उस बाग का जो सिंगल एंट्रेंस था उसको यहां पर ब्लॉक कर दिया और अपने सिपाहियों को यहां पर खड़ा रख दिया, और यहां पर जो प्रोटेस्टर्स थे इनके सामने फायरिंग करना शुरू करवा दिया, अंधाधुंध फायरिंग एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। बोला, कहीं पर तो मैंने ऐसा पढ़ा हुआ लिखा भी है कि जनरल डायर ने ऐसा बोला, जब तक तुम्हारे पास जितनी बुलेट्स है वो सारी बुलेट्स खाली ना हो जाए, ठीक है, तब तक आपको इनके ऊपर फायरिंग करना है, ठीक है। इस तरीके से यहां पर फायरिंग की गई थी। तो एक तरीके से ये क्या था, एक तरीके से ये मैसेकर था। मैसेकर का मतलब क्या होता है, मैसेकर का मतलब होता है मास किलिंग। क्या होता है मैसेकर का मतलब, मास किलिंग। एक साथ इतने सारे लोगों को मार दिया गया था। आप सोचिए, चाहे हम गवर्नमेंट की बात सुने जो 300 लोग हैं, या हम कांग्रेस की बात सुने जो 1000 लोग हैं, मतलब 300 और 1000 मतलब ज्यादा फर्क है, लेकिन 300 लोग का भी मारा जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रूअल एक्ट था, राइट, ठीक है। तो ये चीजें हुई, और अभी हाल ही में, जैसे आज 29 दिसंबर है, ठीक है, अभी हाल ही में 27 दिसंबर यहां पर हमने उधम सिंह, आपने ये नाम सुना होगा शायद, उधम सिंह की जयंती मनाई, ठीक है। ये उधम सिंह कौन थे, तो कहेंगे जो जलियांवाला बाग में उस समय प्रेजेंट थे, ठीक है, राइट। इन्होंने निर्णय लिया कि मैं जलियांवाला बाग जो ट्रेजेडी जो हुआ है, जो मैसेकर हुआ है, ठीक है, इसका मैं बदला लूंगा। और क्या करते हैं ये उधम सिंह लंदन जाकर, ठीक है, लंदन जाकर जनरल रेजिडेंट डायर जो है इनकी हत्या कर देते हैं, ठीक है, राइट। तो ये चीज होती है। अब आगे देखते हैं, उससे पहले मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूं, राइट। तो प्लीज थोड़ा वेट कीजिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ। तो अब होता क्या है, तो देखिए अभी हमने उधम सिंह के बारे में थोड़ा बहुत वीडियो देखकर जाना, ठीक है, कि उधम सिंह ने क्या किया था। तो उस समय के जो गवर्नर थे, पंजाब के जो गवर्नर थे, ठीक है, वो ड्वायर थे, ठीक है, और ये जनरल डायर है, हाँ, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये ड्वायर है। तो इनकी हत्या कर दी थी, कहां पर, तो कहेंगे लंदन में। और कौन से हॉल में थी ये, तो कहेंगे कैक्सटन हॉल में, ठीक है। ये थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा था जो मैंने आपको बताया। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, आई हैव सेंट द लिंक। आप, मैं चाहता हूं आफ्टर द लेक्चर यू जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो, जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैंने आपको लिंक शेयर की है, उसके ऊपर आप देखिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है जनरल डायर द मिलिट्री कमांडर ऑफ अमृतसर सराउंडेड द बाग विथ हिज ट्रूप्स, closed the gates and gave order to shoot at the peaceful congregation. There was a massacre. Hundreds of people were killed and thousands of wounded. बहुत सारे घायल हुए और बहुत सारे लोग मर गए, ठीक है। This incident is known as जलियांवाला बाग मैसेकर। क्या कहा जाता है इसको, तो कहेंगे जलियांवाला बाग मैसेकर कहा जाता है। It sent a wave of shock and horror amongst the people, ठीक है, और लोग बहुत सहम चुके थे कि सरकार ने क्या कर दिया। एक तरीके से बहुत बड़ा स्टेप था ये, ठीक है, बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब आगे देखो क्या लिखा है कि कुछ ऐसे हमारे रिनाउंड नेशनलिस्ट जो थे, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आता है, गांधी जी का नाम आता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने टाइटल्स अपने, जो ब्रिटिश सरकार ने इनको टाइटल्स दिए थे, ठीक है। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने
अपना जो टाइटल है नाइटहुड का उसको वापस दे दिया। ही रिनाउंस्ड द टाइटल नाइटहुड। नाइटहुड का जो टाइटल है, ब्रिटिश सरकार क्या कर रही थी उस समय पे, बहुत सारे लोगों को ऐसे टाइटल्स देती थी। ये टाइटल था नाइटहुड का, ये टाइटल जो है ये ब्रिटिश सरकार को वापस दे दिया गया। बाय हुम? बाय आर नेशनल पोएट दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर साहब ने अपना टाइटल वापस लौटा दिया था। और वैसे ही गांधी, एम के गांधी, जो महात्मा गांधी थे, इन्होंने भी अपना जो टाइटल है कैसरे हिंद, ठीक है, ये कैसरे हिंद वाला जो टाइटल है इन्होंने भी वापस लौटा दिया था, जस्ट टू प्रोटेस्ट। भाई आपने जो किया है जलियांवाला बाग में, ठीक है, जो कांड हुआ है, जो मैसेकर हुआ है, ये जलियांवाला बाग वाला मैसेकर, ये बहुत ही ज्यादा क्रूअल था, डेस्पोटिक था। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वापस दे देंगे ये टाइटल। अब यही लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर इन प्रोटेस्ट रिनाउंस हिज नाइटहुड, अ टाइटल ऑफ ऑनर गिवन टू हिम बाय द ब्रिटिश। गांधी रिटर्न द टाइटल ऑफ कैसरे हिंद या मेडल ऑफ कैसरे हिंद गिवन टू हिम बाय द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। और साउथ अफ्रीका में भी कौन थे, ब्रिटिशर्स ही तो थे। तो ब्रिटिशर्स ने, जो साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट थी, उन्होंने गांधी जी को जो टाइटल दिया था कैसरे हिंद, ठीक है, वो टाइटल भी गांधी ने वापस लौटा दिया था ब्रिटिश सरकार को, जस्ट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट व्हाट, द क्रूअल्टी डन ऑन द जलियांवाला बाग। ठीक है, आई होप अभी आपको जलियांवाला बाग समझ में आया होगा। क्लियर है बेटा जलियांवाला बाग क्या है? गिव मी अ थम्स अप, गिव मी अ थम्स अप। क्लियर है? यस, ओके। तो जलियांवाला बाग ट्रेजेडी अपने आप में एक बहुत ही क्रूअल एक्ट था ऑफ दिस डायर। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? द खिलाफत मूवमेंट। अब देखो खिलाफत मूवमेंट में आपको ध्यान रखना है, उस समय पे 1919 में, ठीक है, आपको मैंने बताया कि वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो चला था 1914 टू 1918, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 चला था, राइट। और मैंने आपको शायद बताया भी था कि वर्ल्ड वॉर 1 में 2 ग्रुप्स थे, ठीक है, और उसमें से एक ग्रुप था जिसमें कौन था, जिसमें ब्रिटेन हुआ करता था, और इसके सामने अपोजिशन में कहेंगे टर्की था। टर्की एक कंट्री है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ओटोमन एम्पायर, ठीक है। अब ये ओटोमन एम्पायर कहेंगे ये एक इस्लामिस्ट कंट्री था, एक इस्लामिक देश था, इट वॉज एन इस्लामिक कंट्री, राइट। और यहाँ पर कहेंगे जो पूरी दुनिया के जो मुस्लिम्स हैं, इनका हेड यहाँ पर रहता था, ठीक है, इनका हेड यहाँ का राजा था। और वो हेड को क्या कहते हैं ये लोग? सुल्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? सुल्तान, ठीक है। और ये सुल्तान कौन था? तो ये सुल्तान तो पॉलिटिकल था, मतलब पॉलिटिकल हेड था, किंग की तरह था। लेकिन जो सुल्तान बनता था उसी को मुस्लिम्स का रिलीजियस हेड माना जाता था, जिसको हम कैलिफ कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलिफ। और वी कैन से खलीफा, ठीक है, बुर्ज खलीफा वाला जो खलीफा है ना, राइट, उसको हम कैलिफ कहते हैं या खलीफा कहते हैं। तो कौन था? सुल्तान था। टर्की का भी सुल्तान था, लेकिन कैलिफ जब कहेंगे तो ये कैलिफ कौन है? तो कहेंगे ये रिलीजियस लीडर है। क्या है? रिलीजियस लीडर ऑफ मुस्लिम्स, ठीक है, राइट। जैसे कि इनका इक्विवेलेंट स्टेटस किसके साथ है? तो कहेंगे दलाई लामा के साथ। दलाई लामा कौन है? तो ही इज ऑल्सो अ रिलीजियस लीडर ऑफ दी बुद्धिस्ट, ठीक है, जो बुद्धिज्म है, जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनके रिलीजियस लीडर है। तो वैसे ही कैलिफ हुआ करता था। अब ब्रिटिश ने क्या किया? ब्रिटिश ने 1919 में, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1 एंडेड, और जिसमें टर्की बहुत बुरी तरीके से हार गया था, तो ब्रिटिश ने क्या किया? ब्रिटिश ने ये जो सुल्तान था, टर्की का जो सुल्तान था, जो खलीफ भी हुआ करता था या खलीफ भी हुआ करता था या खलीफा भी हुआ करता था, इसको अपने सुल्तान वाले पद से निकाल दिया। तो ये जो हुआ, इससे क्या हुआ कि भारत में जो मुस्लिम्स रहते थे, ठीक है, मुस्लिम्स रहते थे, इनका रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुआ। इनकी जो कहेंगे कि धार्मिक भावनाएं हैं, आप धार्मिक भावना समझते हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट्स, है ना, इनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। ओके, तो ये लोगों ने क्या किया? जो भी मुस्लिम लीडर्स थे
ये लोगों ने सोचा कि हम लोग भी क्या करेंगे, हम लोग भी यहां पर अपना प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग भी क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, ताकि जो हमारे खलीफ की जो बेइज्जती हुई है, खलीफ को ये लोग ने अपने पद से, अपने पोजीशन से जो निकाल दिया है, इसको वापस आप रीइंस्टेट कीजिए। रीइंस्टेट मतलब वापस से इसको अपनी पोजीशन पे रखिए। ठीक है, ये किसके लिए था, ब्रिटेन के लिए। ब्रिटेन के लिए हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, और यही प्रोटेस्ट को क्या कहा गया, यही प्रोटेस्ट को क्या कहा गया, खिलाफत मूवमेंट। क्या कहा गया, खिलाफत मूवमेंट। ओके, याद रहेगा बेटा ये चीज। ओके ओके, अब देखिए क्या लिखा है। लिखा है द मुस्लिम्स इन इंडिया ऑल्सो हैड देयर ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस का मतलब क्या होता है, कंप्लेंट्स, एक तरीके से कंप्लेंट्स थी। ठीक है, किसके खिलाफ कंप्लेंट्स थी, अगेंस्ट द ब्रिटिश। टर्की वॉज एन एलाई। एलाई मतलब क्या होता है पता है, एलाई का मतलब होता है फ्रेंड। ठीक है, एलाई ऑफ जर्मनी इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आफ्टर द डिफीट ऑफ जर्मनी इन द वॉर, टर्किश एम्पायर वॉज ब्रोकन अप। टर्किश एम्पायर का मतलब कौन है, यहां पर कहेंगे ओटोमन। ठीक है, मैंने ओटोमन किया तो डोंट गेट कंफ्यूज, ओटोमन एम्पायर या टर्किश एम्पायर एक ही बात है, राइट। सो द टर्किश एम्पायर वॉज ब्रोकन अप। इंग्लैंड and its allies divided the Turkish empire amongst themselves। और जो ब्रिटिश है और ब्रिटिश के जो एलाइज है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ओटोमन एम्पायर को बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, डिवाइड कर दिया और अपने आपस में बांट लिया। ठीक है, अब आगे क्या होता है, इतना ही नहीं, सुल्तान ऑफ टर्की वॉज ह्यूमिलिएटेड, उसकी बेइज्जती हुई। एंड द स्टेटस ऑफ खलीफा, that is the Sultan of Turkey, the religious head of the Muslim community in the world, जो अभी मैंने आपको समझाया। ठीक है, ये जो सुल्तान था, यही कौन था, यही खलीफा था, या कहेंगे कैलिफ था। ठीक है, और जैसे ही ये ह्यूमिलेट हुआ, इसकी बेइज्जती हुई, ठीक है, और इसको अपने पोस्ट से निकाल दिया गया, तो ब्रिटिशर्स मतलब ब्रिटिशर्स के खिलाफ हम लोग ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। और इसीलिए क्या लिखा है आगे, लिखा है द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया दे स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1919 AD। इट वाज लेड बाय द अली ब्रदर्स, फेमसली द मोहम्मद अली एंड द शौकत अली। ठीक है, तो खिलाफत मूवमेंट समझ में आया। अभी खिलाफत मूवमेंट क्या है, खिलाफत मूवमेंट क्यों शुरू हुआ, स्टूडेंट्स समझ में आया बेटा, गिव मी अ थम्स अप। ओके, समझ में आ रहा है खिलाफत मूवमेंट के भाई टर्की में क्या हुआ था, सुल्तान को निकाल दिया गया। सुल्तान कौन है, सुल्तान ही खलीफ है, वो खलीफ को निकाल दिया गया अपने पोजीशन से, राइट। ठीक है, और खलीफ कौन है, मुस्लिम लीडर है, मतलब सारे दुनिया का जो मुस्लिम्स है उनका वो लीडर है। तो यहाँ के भारत के जो मुस्लिम्स है, जो इंडियन मुस्लिम्स है, इनकी रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुई। रिलीजियस सेंटिमेंट्स का मतलब क्या, तो कहेंगे धार्मिक धार्मिक भावना, है ना, धार्मिक धार्मिक भावना यहाँ उनकी हर्ट हुई। और क्या किया ये मुस्लिम्स ने, अली ब्रदर्स ने, खास करके अली ब्रदर्स ने, दैट इज मोहम्मद अली एंड शौकत अली, इन्होंने खिलाफत मूवमेंट शुरू किया। अब देखिए 3 इंसिडेंट्स हुए। सबसे पहला इंसिडेंट क्या हुआ, तो कहेंगे रॉलेट एक्ट, जो काला कानून है ना, जो ब्लैक बिल है, राइट। ये क्या है, एक काला कानून है, राइट, तो इसके खिलाफ। फिर सेकंड क्या है, तो दूसरा क्या हुआ था, तो कहेंगे जलियांवाला बाग ट्रेजेडी या मैसेकर, राइट। ठीक है, ये सेकंड वाला। और थर्ड क्या हुआ, तो थर्ड था ये खिलाफत मूवमेंट। अब यहां पर देखिए गांधी जी, देखो इसमें सब कॉमन क्या है, सभी कॉमन है 1919 में। ठीक है, सभी का कहीं ना कहीं 1919 में इसका शुरुआत हुआ। जैसे रॉलेट एक्ट की बात करूं अगर, रॉलेट एक्ट कब पास किया गया था, तो तकरीबन मार्च में किया गया था। ठीक है, फिर जलियांवाला बाग कब हुआ, अप्रैल में हुआ। और ये खिलाफत मूवमेंट कहेंगे कि जून जुलाई में, इस तरीके से होता है। तो पूरा साल में जो भी ब्रिटिश सरकार ने किया था, ठीक है, अब वो तीनों को मर्ज कर देंगे। अब देखिए गांधी जैसा प्रोटेस्टर इतना, मतलब मैं तो फैन हूं पर्सनली गांधी जी का, खास करके इस बात पे कि गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी को प्रोटेस्ट करना था। ठीक है, तो गांधी जी को, मतलब हम जैसे कुछ कोई पर्टिकुलर डिश बनाते हैं,
तो डिश में हमें क्या चाहिए, सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए ना भाई। खिचड़ी बनानी है तो भाई चावल चाहिए, दाल चाहिए, गैस चाहिए, ऑयल चाहिए, मसाला चाहिए, है ना, राइट। तो वैसे ही गांधी जी को क्या करना था, गांधी जी को प्रोटेस्ट करना था, राइट। तो गांधी जी 1920 में क्या करते हैं, ये जो भी मूवमेंट्स है, ये छोटी मोटी जो मूवमेंट्स है, ठीक है, राइट, ये सबको मिक्स कर देते हैं और इनकी खिचड़ी बना के ब्रिटिश सरकार के सामने रख देते हैं। बोले अब बताइए, अब आपका क्या जवाब है, अगर आप इस पे माफी नहीं मांगेंगे इन सब चीजों पे, तो मैं शुरू करूंगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्या शुरू करूंगा बेटा, मैं शुरू करूंगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कब शुरू करूंगा, 1920 में। पहले मैं क्या चाहता हूं, मेरी कुछ मांगे हैं, आप मांगे वो पूरी करेंगे तो मैं शुरू नहीं करूंगा। और मांगे क्या है कि रॉलेट एक्ट जो काला कानून है, इसको आप वापस लो। क्या करो, इसको आप वापस लो, वापस लीजिए इसको। फिर जलियांवाला बाग जो हुआ है उसके लिए आप माफी मांगे, ठीक है, भारतीयों से माफी मांगे। और जो ये खिलाफत मूवमेंट है, जो आपने खलीफा को निकाला है, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट है, इसको वापस अपना पोजीशन दीजिए, ठीक है। तो देखो तीनों का इंग्रेडिएंट्स है, एकदम बढ़िया वाला इंग्रेडिएंट है ना, खिचड़ी मस्त बनेगी। तो इसीलिए क्या किया, जब सरकार ने ये सब नहीं माना, तो गांधी जी ने 1920 में कहेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू कर दिया गया। ओके, ठीक है। अब याद रहेगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों शुरू किया था, जी जी, ठीक है। अब देखिए, हाँ, अब और एक चीज था। अब देखो, जैसे कि जलियांवाला बाग, अगेन ये अमृतसर में है, मतलब क्या है, पंजाबीज, राइट। रॉलेट एक्ट पूरा इंडियंस है। और फिर खिलाफत मूवमेंट ये किसका है, पर्सनली अगर देखा जाए तो मुस्लिम्स का है। तो गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के जो शुरू करने का था, उसके पीछे का एम क्या था, उसके पीछे का एम था हिंदू मुस्लिम यूनिटी अगेन, ठीक है। जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी होगा और यूनाइटेड, आपने सुना होगा यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, तो सबको यूनाइट करके इन्होंने क्या किया, एक ऑल इंडिया एजिटेशन शुरू किया, एक ऑल इंडिया प्रोटेस्ट शुरू किया। जैसे आप अभी देख रहे हो, अभी आप देख रहे हो ना किसान आंदोलन, न्यूज में आप लोग देख रहे होंगे कि किसान आंदोलन कर रहा है। क्यों, वो 3 बिल्स जो पास हुए हैं, काले कानून जो पास हुए हैं, जो किसानों के हित में नहीं है, किसान मानते हैं। किसान में देखो कौन कौन है, पंजाब से है, हरियाणा से किसान है, यूपी से है, महाराष्ट्र से है, गुजरात से किसान है। तो सारे किसान इकट्ठा होकर आंदोलन कर रहे हैं। तो वैसे ही क्या किया, गांधी जी ने भी पूरे भारत में से सभी को बोला कि हम लोग क्या करेंगे, हम सब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करेंगे, राइट। और वही शुरू करते हैं कब, 1920 में, इन 1920 एडी, ठीक है, 1920 में गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करते हैं। अभी देखो मैं नया टॉपिक सिखाने जाने वाला हूं, दैट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसका बैकग्राउंड समझ में आ गया, दैट इज द रॉलेट एक्ट, द जलियांवाला बाग एंड द खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, लिखा है द ब्रिटिश ब्रूटैलिटी। ब्रूटैलिटी का मतलब क्या होता है, एक तरीके से क्रूअल्टी, ठीक है। जो ब्रिटिश का जो क्रूअल्टी था इन पंजाब एंड इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स टर्की alienated the Hindus and the Muslims alike. Gandhi took this opportunity to bring the Hindus and Muslims together. Congress launched the non-cooperation movement in 1920 AD. The aim of this, अब aim क्या था, तो aim था that we have to attain स्वराज। हमें क्या अटेन करना है, स्वराज। स्वराज का मतलब क्या होता है, स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल, ठीक है, दैट वी हैव टू अटेन। Through what? Through non-violent, peaceful means by adopting non-cooperation with the government. ठीक है, तो हम गवर्नमेंट से क्या करेंगे, नॉन कोऑपरेट करेंगे। जैसे कि आप लोग पता है, आप लोग बहुत शैतानी करते हैं, तो मैं क्या कहता हूं, टीचर क्या कहता है, मैं नहीं कहता टीचर, मैं तो डायरेक्टली मारना ही शुरू कर देता हूं, ठीक है। तो टीचर क्या कहता है, टीचर कहता है कि प्लीज कोऑपरेट कीजिए, है ना, ताकि हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर ले। आप लोग शोर मत मचाइए, प्लीज थोड़ा कोऑपरेट कीजिए कि हम ये चैप्टर या टॉपिक कंप्लीट कर ले, ऐसा टीचर कहता है ना आपको, राइट। फिर आप लोग क्या करते हैं, नॉन कोऑपरेट करते हैं। नॉन कोऑपरेट मतलब क्या, टीचर का साथ नहीं देते, मस्ती करते हैं, बातें करते हैं। तो टीचर अपना वर्क कंप्लीट कर पाता है अच्छे से, नहीं कर पाता है ना। तो वैसे ही गांधी जी ने सोचा, गांधी जी ने क्या सोचा कि हम लोग भी
नॉन कोऑपरेट करेंगे, हम लोग भी कोऑपरेट नहीं करेंगे। किसके साथ? टीचर के साथ नहीं, सरकार के साथ, गवर्नमेंट के साथ हम लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे। ठीक है, अब गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करना मतलब क्या करना है? मतलब गवर्नमेंट के नाक में उंगली करना है। ठीक है, नाक में दम ला देना है। गवर्नमेंट ठीक से काम ही नहीं कर पाएगी, गवर्नमेंट एकदम स्मूथली वर्क नहीं कर पाए, ऐसा कुछ करिए। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे? सबसे पहले अपने टाइटल्स वापस लौटाओ। ठीक है, टाइटल्स लौटाओ। फिर क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे, चक्का जाम करेंगे। आप लोग देखिए किसान क्या करता है, किसान गवर्नमेंट को वो घेरने की कोशिश करता है, तो क्या करता है किसान? किसान क्या करता है? तो कहेंगे रोड ब्लॉक कर दिया है। देखो, आपने सुना होगा न्यूज में, ये सब मैं अपने पर्सनल बातें नहीं कह रहा हूँ, ये न्यूज में आ रहा है, जहां पर मैं देख रहा हूँ सारे रोड ब्लॉक कर दिए। जो दिल्ली से कनेक्शन होता है, ठीक है, तो वो सारे रोड ब्लॉक कर दिए हैं। वहां पंजाब में क्या कर रहा था किसान? पंजाब में रेलवे ब्लॉक कर दिए थे, याद है आपको? यस यस। तो वैसे ही गांधी जी क्या करते हैं? गांधी जी बोलते हैं कि अब हमें यही करना है। फिर क्या होता है? अभी आपने देखा होगा किसान आंदोलन चल रहा था तो भारत बंद हुआ था। भारत बंद था, आपने सुना होगा ऐसा कि आज भारत बंद है ना? तो वैसे ही गांधी जी क्या करेंगे? गांधी जी भी बोलेंगे हम लोग भी भारत बंद करेंगे, हम लोग भी हड़ताल करेंगे। तो इसी तरीके से गांधी के नक्शे कदम, देखो हिस्ट्री हमें कितना सारा सिखाता है, हम लोग गांधी के ही तो फॉलोवर्स हैं, राइट? तो जो गांधी जी ने हमें सिखाया है कि अपनी डिमांड्स को जब फुलफिल करवाना है गवर्नमेंट से, हम क्या करेंगे? यही सब चीजें करेंगे, राइट? तो देखो यही लिखा है कि नॉन कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट, it began with returning the honorary titles given by the British and continued with the boycott of the legislatures, elections and government offices and courts. ये सब चीजें होगा। फिर there were large scale demonstrations and हड़ताल्स, प्रोटेस्ट हुए, हड़ताल हुआ। All the government institutions including schools, colleges, offices and legislatures were boycotted. बोले हम सब बॉयकॉट करेंगे, हम आपकी स्कूल्स बॉयकॉट करेंगे, हम आपके कोर्ट बॉयकॉट करेंगे, हम आपके हॉस्पिटल्स को बॉयकॉट करेंगे। यही सब चीजें करेंगे ताकि आप ठीक से काम ना कर पाए और तुरंत हमसे बात करें, राइट? तो यही सब चीजें होता है। फिर people boycotted the foreign goods, huge bonfires of foreign goods were lit up all over the country. फिर क्या करेंगे? उससे काम नहीं बना तो एक कदम और आगे जाना है। हम क्या करेंगे? हम जो फॉरेन गुड्स है, ठीक है, जो हमारे घर में जो बाहर से आया हुआ जो गुड्स है, इसको जलाएंगे, बॉनफायर करेंगे। बॉनफायर समझते हो? इसको इकट्ठा करो और इसमें आग लगा दो। जैसे आप लोग कैंपिंग में जाते हो ना, तो कैंप में क्या करते हो? कैंप फायर करते हो ना। तो वैसे ही बड़े बड़े जो चार रास्ते, जो क्रॉस रोड्स है, वहां पर सारे फॉरेन गुड्स को इकट्ठा करते और जला देते, राइट? जस्ट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो यही सब चीजें किया। फिर देखो क्या लिखा है some alongside some of the constructive programs were launched. Many Indian national institutions like the Jamia Millia were set up. Khadi and चरखा became the symbol of freedom. अब सोचो कि आपके ही स्कूल्स और आपके ही कॉलेजेस को अगर हम बॉयकॉट करेंगे, इसका मतलब तो स्टूडेंट्स को तो मजा पड़ गया कि स्टूडेंट्स को पढ़ना नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर बोला कि हम लोग क्या करेंगे? अपनी खुद की नेशनल कॉलेज या नेशनल यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, जैसे कि जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया बनाया, राइट? जो अभी भी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, राइट? तो पहले बन चुकी थी, लेकिन हम लोग अपनी नेशनल स्कूल्स में पढ़ेंगे, आपकी स्कूल्स और आपकी कॉलेजेस में नहीं पढ़ेंगे, राइट? तो यही चीज हुआ। फिर देखो आगे, there was a promotion of Hindu-Muslim unity, untouchability was abolished, and finally the whole nation woke up as one of the thousand of the nationalists, including Motilal Nehru, Jawaharlal Nehru, Chittaranjan Das, Rajaji, P.V. Ramaswamy were arrested and imprisoned. The Congress session held in 1921 AD in Ahmedabad called upon the people not to pay taxes and to the government till their demands were met. यही चीज जब हम सब करेंगे कि आपकी नेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस को बॉयकॉट करेंगे, हम टैक्सेस नहीं पे करेंगे, राइट? आपके कोर्ट्स, आपके लेजिस्लेचर्स में हम लोग काम नहीं करेंगे, राइट? कब तक नहीं करेंगे? जब तक आप हमारे डिमांड्स नहीं मानते। ओके, तो यही सब चीजें आंदोलन का एक मुख्य इंग्रेडिएंट बनता है। इंग्रेडिएंट मतलब सामग्री, है ना? और उसी से हम लोग आंदोलन करना सीखते हैं, राइट? तो आज के लिए यहां पर ही, नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा चौरी चौरा इंसिडेंट जो 1922 में हुआ।
ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर।